हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है, आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बायोलॉजी, ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर इसको हम एक बोर्ड के व्यूज एग्जाम के विषय देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें जो है इस चैप्टर से जो है ना 6 से 7 क्वेश्चन आता है। जैसे 2025 की बात करें तो इसमें से लगभग 6 क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी मतलब कंप्लीट करूंगा तो बता देंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इससे पहले एक बात क्या है कि इससे पहले हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसका थ्योरी भी क्लास से पढ़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा है, और इसमें 2025 का क्वेश्चन भी मेंशन है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 किसमें। तो बहुत ही ये चैप्टर जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है ना थोड़ा एग्जाम के व्यू से थोड़ा VBI है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप में बताइए, मैं उसको कंप्लीट करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी क्या होता है, सजीव पर्जक होता है। एनसीईआरटी में जो है ना चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें क्या कहता है कि ह्यूमन जो है, मानव जो उसमें वो क्या है, सजीव पर्जक है कि अंड पर्जक है। तो मैं पहले बता दूं सजीव पर्जक और अंड पर्जक का डिफरेंस। सजीव पर्जक उसको बोलते हैं, उस जंतु को बोलते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करता है, जो डायरेक्ट संतान उत्पन्न करता है, उसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, सजीव पर्जक। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, सजीव पर्जक। और जो पहले अंडे बच्चा पैदा करने से पहले यानी कि अंडा देता है, अंडा से हैचिंग होता है, हैचिंग होने के बाद क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपेरस यानी कि अंड पर्जक। तो इसके यानी कि मनुष्य तो कौन सा हो गया, सजीव पर्जक। इसका इंग्लिश क्या होता है, विविपेरस। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, ह्यूमन जितना भी स्तनधारी है, सारा जीव क्या है, विविपेरस। और जितने जंतु अंडा देता है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ओविपेरस अंड पर्जक। तो यानी कि मनुष्य से अधिकांश स्तनधारी क्या हो गया, ये सजीव पर्जक हो गया। ठीक है, और मनुष्य क्या होता है, द्विलिंगी होता है। उसमें क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मनुष्य क्या होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन जो है ना, एक ह्यूमन का लाइफ स्पेन 3 कैटेगरी में बैठा हुआ है। एक 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 क्या गया, किशोरावस्था, एक यौवनावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, जुवेनाइल फेज। और ये क्या होता है, बचपन में होता है। यानी कि लगभग अगर मेल की बात करें तो लगभग 11 साल से पहले, हाँ 11 से 13 साल से पहले। और फीमेल की बात करें तो 9 से 11 साल पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, और यौवनार्भ जो होता है यानी कि फीमेल में 11 साल के बाद और मेल में 13 साल के बाद शुरू होता है क्या, सेक्सुअल मेच्योरिटी। और फीमेल में जो होता है, ओल्ड फेज जो होता है फीमेल में जो होता है 45 से 50 साल के बाद, और मेल में उसी तरह होते रहता है। लेकिन बात यह है, फीमेल जो है ना 45 से 50 साल के बाद वो अंडा यानी कि ओवम जो है नहीं बनाती है, लेकिन मेन जो यानी कि मेल जो है यानी कि नर जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करते रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यानी कि लाइफ स्पेन कितना कैटेगरी में बांटे हैं, 3। एक किशोरावस्था जो कि उसमें बिल्कुल छोटा यानी कि छोटा जो होता है, यानी कि पैदाइश से लेकर कब, यानी कि अप्रोक्स 11 से 13 साल तक। और यवनार्भ जो होता है वो 11-12 साल से लेकर लगभग फीमेल में 50 तक, और उसके बाद मेल में भी उसी तरह 50-60 तक होता है। ठीक है, लेकिन फर्क यह है कि फीमेल जो होता है वो 45 से 50 साल के बाद ओवम रिलीज नहीं करती है, और मेल जो होता है वो हमेशा शुक्राणु रिलीज करते रहता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। उसके बाद चलते क्या, ठीक है, अगला टॉपिक क्या कर रहा है, इस चीज को देखते हुए मेल रिप्रोडक्टिव अंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग यानी कि नर जनन अंग और फीमेल यानी कि मादा जनन अंग को, इसको क्या किया है, 2 कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राइमरी लैंगिक अंग उसको बोलेंगे जो सबसे पहला भाग लेता है, काम लेता है। जैसे मेल में क्या हो गया, तो प्राइमरी सेक्स में क्या हो गया, जो लैंगिक अंग क्या करता है, युग्मक बनाता है और सेक्स हार्मोन बनाता है, लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अंग। तो अगर हम नर की बात करें तो नर का ये कौन सा होगा, विरिष्ण क्या हो जाएगा, ये विरिष्ण क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी ऑर्गन होगा। नर का क्या हो जाएगा, नर का विरिष्ण प्राइमरी ऑर्गन। और नर क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है और कुछ हार्मोन है, हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और मादा की बात करें तो मादा जो है ना वो क्या है, उसका प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होगा, ऑवरी। तो ऑवरी क्या बनाता है बच्चों, मादा युग्मक बनाता है और लैंगिक हार्मोन बनाता है।
हार्मोन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मादा जो प्राइमरी यानी कि अंग है, सेक्स ऑर्गन है, उसका क्या है, ओवरी है। और नर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, वृष्ण। तो वृष्ण क्या बनाएगा, मेल गैमेट। और उसके बाद यानी कि लैंगिक हार्मोन, हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल का जो है, फीमेल का कौन सा है बच्चों, अंडा से ओवरी। तो ओवरी क्या हो जाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। और यानी कि दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है, वो हार्मोन कौन सा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इसके बात करें हम सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ऑर्गन जो है, ये सेकेंडरी ऑर्गन जो है, तो सेकेंडरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, यानी कि नर का वृष्ण और फीमेल का ओवरी, यानी कि अंडा से को छोड़कर बाकी जितना भी ऑर्गन है, सारा ऑर्गन कौन सा, वो सेकेंडरी ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि नर का टेस्टिस और ये वृष्ण, और फीमेल का यानी मादा का ओवरी और अंडा से को छोड़कर बाकी सभी क्या है, वो द्वितीय लैंगिक अंग है। बाकी हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय लैंगिक अंग बोलेंगे। जैसे मेल में क्या हो जाएगा, पेनिस, सीसन, ढेर सारा चीज है। और फीमेल में क्या हो जाएगा, वेजाना, योनि, यूथ, यूटेरस, सारा क्या बोले, से बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आता है कि नर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, तो कौन सा बच्चों, कमेंट में बताइए। और उसके बाद अगर हम बोलें क्या कि मादा का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा बच्चों, इसमें भी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑल द सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इन हार्मोन्स। टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म, मेल गैमेट्स। और सेक्सुअल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन करेगा। और ओवरी क्या करेगा, फीमेल वाला होगा, इसमें क्या करेगा, सेक्सुअल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और उसके बाद सेकेंडरी क्या बोलेंगे उसको, ऑल दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एक्सेप्ट टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी को छोड़कर बाकी सब क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पेनिस इन मेल और वेजाइना, यूटेरस, इसमें किसमें होगा, एवं किसका, फीमेल होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या करा है, अपीयरेंस इन बॉडी कैरेक्टर। अब जब यौवनार अवस्था आएगा, मेच्योरिटी अवस्था आएगा, प्यूबर्टी अवस्था आएगा, तो कुछ बॉडी में चेंज होगा, मेल का भी और फीमेल का भी। जैसे हम यहाँ कैरेक्टर बता रहे हैं, इतना सारा क्या है, ये कैरेक्टर है। इतना सारा क्या है बच्चों, ये कैरेक्टर है। और ये क्या है, मेल है, और ये क्या, फीमेल है। तो कैरेक्टर में सबसे पहले अगर हम देखेंगे फेशियल हेयर, चेहरे का बाल, तो क्या होता है बच्चों, मेल में भी होता है, पुरुष में भी होता है, और महिला में भी होता है। ठीक है, यानी कि नर में भी होता है और मादा में भी होता है। अगर बोलते हैं अंडर आर्म हेयर, यानी कि बगल के बाल, यानी कि कांख का बाल, तो यानी कि मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सॉरी, ये फेशियल है हो जाए, एक चीज मिस हो गया कि यहाँ जो फेशियल है जो है फीमेल में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चेस्ट एब्डोमेन शोल्डर हेयर, यानी कि छाती का बाल, कंधे का बाल, ये किस में होता है, ओनली ओनली मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं प्यूबिक हेयर, यानी कि जघन सेल, यानी कि प्यूबिक हेयर, सॉरी क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर, जघन सेल। जघन सेल अपना अगर भाषा में बोले, राष्ट्रीय भाषा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झाड़ भी बोलते हैं। तो प्यूबिक हेयर किसमें बोलता है बच्चों, ये मेल में भी होता है और फीमेल भी होता है, ये दोनों चीज होता है। दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है जघन सेल। और वॉइस की बात करें, वॉइस किसको बोलते हैं बच्चों, आवाज को बोलते हैं। किसको, आवाज। आवाज मेल में क्या होगा, लो पिच, और फीमेल में हाई पिच। देखो, लो पिच और हाई पिच किसको बोलेंगे, अगर आवाज चंचनिया हो गया, यानी कि कान फटने वाला आवाज हो गया, तो क्या बोलेंगे, हाई पिच। फीमेल का क्या होता है, चंचनिया आवाज, उसको बोलते हैं हाई पिच। और मेल का मोटा आवाज होता है, तो मोटा आवाज किसको बोलते हैं बच्चे, लो पिच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं गुस्सा, यानी कि एग्रेशन, आक्रामकता। तो क्या बोलते हैं, मेल में बच्चे क्या होता है, अधिक होता है गुस्सा, और फीमेल में कम होता है। देखो, गुस्सा होने का रीजन ये है कि मेल में गुस्सा इसलिए होता है, उसका हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। यही दोनों हार्मोन की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी अधिक कम होता है, और गुस्सा भी अधिक और कम होता है। जिसमें अगर टेस्टोस्टेरोन अगर अधिक होगा फीमेल में, तो फीमेल क्या कहेगा अपना भाषा में, मर्दनिया। क्या कहेगा बच्चों, क्या कहलाएगा बच्चों, मर्दनिया कहलाएगा। अगर वहीं अगर मेल में अगर प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी अगर अधिक होगा, तो वो मर्द क्या कहलाएगा, मुखिया कहलाता है अपना भाषा में। ठीक है, ये दोनों किसका खेल है बच्चों, ये बच्चे हैं हार्मोन का खेल है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, नर में प्रजनन अंग। क्या बच्चों, नर में प्रजनन अंग। क्या बच्चों, नर में प्रजनन अंग। तो नर में प्रजनन अंग जो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधिवृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुक्रनली के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉपर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेनिस के, फिर उसके बाद यूरेथेरा। यानी कि मेल का जो होता है ना, हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट, आउटर, कैसे बोलेंगे, आउटर, इनर, फिर आउटर।
आउटर इनर आउटर, यानी कि बॉडी बाहर, फिर बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के बाहर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस फिगर में दिया हुआ है, ये वाला फिगर में, यहाँ देखिए ये फिगर में दिया हुआ है। इस फिगर में क्या कह रहा है, इस फिगर में ये कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ हम लोग नीचे से देखते हैं, ये जो है ना, ये हम लोग का क्या था, यहाँ से आता है क्या था, सेशन है। ये क्या है, पेनिस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, रन बोलते हैं। तो यहाँ जो है ना, पेनिस के ऊपर एक जो मुंडी आगे की ओर, आगे की ओर, यहाँ जो एक जो स्किन जो होता है, उस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीप्यूस बोलते हैं। और प्रीप्यूस हटाने की प्रक्रिया को, जैसे वो इस्लाम धर्म में क्या होता है, उस स्किन को हटा देता है, इस प्रीप्यूस को हटा देता है, उस हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, खतना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खतना बोलते हैं। और स्किन के अंदर जो एक जो ठोल यानी कि सॉलिड पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम क्या है, ग्लैंड पेनिस। क्या है बच्चों, उस पार्ट का नाम क्या है, ग्लैंड पेनिस नाम है। ठीक है, इसके बाद इसके इसके पूरे के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ के टेस्टिस के ऊपर जो ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये दोनों जो गोल वाला भाग है जो, ये दोनों जो गोल वाला भाग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वृष्ण बोलते हैं। और वृष्ण जिस स्किन में जो यानी कि पाउच की तरह रहता है, थैली में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो नलिका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथेरा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, यूरेथेरा बोलते हैं। और यहाँ जो ये दोनों चीज जो दिख रहा है, ये दोनों का नाम क्या है, कॉपर ग्लैंड। क्या है बच्चों उसका नाम, कॉपर ग्लैंड। और उसके बाद ये दोनों जो दिख रहा है लंबा वाला, इसका लंबा वाला का नाम क्या है, सेमाइनल वेसिकल। और उसके बाद जो मटर के दाने का जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और ये जो थैली है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है बच्चों, कि पेशाब जमा हो रहता है। और इतनी जो पाइप जो यहाँ से यहाँ तक लंबा सा, इसका नाम क्या है, वास डिफरेंशिया। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें पिक्चर में जान लो, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता है, अगर हायर क्वालिटी का एग्जाम दोगे नीट का, तो इसमें क्या होता है, फिगर दे देता है और बोलता है कि कौन सा उसमें स्क्रोटम है, कौन सा टेस्टिस है, कौन सा ग्लैंड पेनिस है, कौन सा प्रीप्यूस है, कौन सा यूरेथ्रा है, कौन सा एपिडाइमिस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा समझिए कि यहाँ जो है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्निकुलम बोलते हैं। चलते उसके बाद अगला, अगला क्या कह रहा है कि वृष्ण कोश के पहले पहले बारे में पढ़ेंगे। तो वृष्ण कोश किसको बोलते हैं, जैसे ये अगर ये हो गया, ये जो टेस्टिस हो गया ना, इस टेस्टिस में जो यानी कि ये जो थैला हुआ रहेगा, ये जो स्किन रहेगा, इसी स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, वृष्ण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृष्ण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उस स्किन को हम लोग वृष्ण कोश बोलते हैं। तो देखो मनुष्य में क्या होता है, वृष्ण कोश प्रोसेस। देखो मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में एक जोड़ा वृषण टेस्टिस पाया जाता है। कितना दो दो होता है, दो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जोड़ा। एक जोड़ा क्या होता है, वृषण पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। और ये त्वचा के बनी थैला में संरचना बंद रहता है। ये संरचना क्या कहता है बच्चों, स्क्रोटल सेक, यानी कि स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटल बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और पूरे को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे को, इसको हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है, वृष्ण कोश पुरुष के धड़ से सामने तथा शिशन के आधार पर दोनों टांगों के बीच लटका रहता है। तो वृष्ण क्या रहता है, यानी कि जो हम लोग मुख भाग होता है ना, उसके आगे वाला भाग रहता है। और कहाँ होता है, वह शिशन के नीचे लटका हुआ रहता है, दो टांगों के बीच रहता है, वो लटका हुआ रहता है। ठीक है, और ये बच्चों, ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए स्क्रोटल सेक, ए पेयर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन ह्यूमन विच आर कोलेजन सेक वॉल इज लाइक स्क्रोटम मेड ऑफ थिन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटल सेक। ठीक है, the scrotum hangs front of the male tortoise and between the two legs base penis। ये बच्चों, उसके बाद चलते हैं अगला, अगला क्या कर रहा है, वृष्ण कोश की भित्ति तीन स्तर की बनी होती है। वृष्ण कोश जो होता है ना, उसका भित्ति जो होता है तीन स्तर की बनी होती है। तो ठीक है, नंबर एक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वृष्ण कोश कितना बच्चों, तीन स्तर की बनी होती है। कितना, तीन स्तर का बना होता है बच्चों। ठीक है, ये कितना बना होता है, तीन स्तर का बना होता है। तो सबसे बाहर की ओर ढीली पतली जो संयुक्त त्वचा होती है, सबसे बाहर की ओर क्या होगा, ढीली पतली युक्त, जैसे ये वाला होगा, है ना, ये वाला होगा। हाँ, सबसे बाहर की ओर जो होगा, वो क्या होगा, ढीली पतला वाला होगा। फिर उसके बाद विष्णु को दूसरा भाग त्वचा भीतर की ओर सिनर्जी युक्त रहता है।
और दूसरा कैसा होगा, ये ऐसा रहेगा, है ना, ये दूसरा रहेगा। फिर तीसरा क्या होगा, भीतर की ओर पेशी तंतु बना होता है, जो क्या होता है सब क्यूबस अस्तर की ओर बोला डार्टोस पेशी का कहते हैं, पेशी कहते हैं उसको वो डार्टोस मसल्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन में आता है कि सबसे तीसरी भीतरी की ओर जो रहता है उसमें मसल्स, उस मसल्स का नाम क्या है, उस मसल का नाम क्या है बच्चों, डार्टोस मसल, क्या बच्चों, डार्टस मसल। याद रखना इंग्लिश मीडियम वाला भी, उस मसल का नाम क्या है, डार्टस मसल नाम है। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या कहता है, वृष्ण। थोड़ा सा हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसका आकार के बारे में पढ़ेंगे, कितना मोटा होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है। वृष्ण जो है ना, कितना मोटा होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है। ठीक है, तो वृष्ण अंडाकार होगा। वृष्ण का साइज कैसा होता है बच्चों, अंडाकार होता है। वृष्ण का साइज कैसा होता है बच्चों, अंडाकार होता है। वृष्ण का साइज जो होगा वह कैसा होगा, अंडाकार होगा। उसका नाटक 4 से 5 सेम लंबा होगा, 2 से 6 का चौड़ा होगा। उसके बाद 3 सेम क्या होगा बच्चों, मोटा होगा। और वजन में हो जाएगा 12 ग्राम। थोड़ा इसका जो है ना ये थोड़ा फिजिकल यानी कि फिजियोलॉजी जो है थोड़ा उसको याद रखने का चीज़ है, क्या कि इसका कितना होता है, ये कितना होगा, 4 से 5 सेम लंबा होगा, 2 से 5 सेम चौड़ा होगा, 3 सेम मोटा होगा, और 12 ग्राम क्या होगा, वजनदार होगा। यह शरीर में वृष्ण उदय के बाहर एक थैली स्थित में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं वृष्ण कोष बोलते हैं। ये मैंने बताया, जो शरीर के बाद जिस थैली में स्थित रहता है उसका नाम क्या है, वृष्ण कोष है। और यहाँ देखो इसके एक क्वेश्चन में आता है, कभी क्वेश्चन आता है क्या कि आखिर वृष्ण शरीर के बाहर क्यों रहता है, और इसका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 से यानी कि 2.5 यानी कि 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है। क्योंकि वृष्ण देखो वृष्ण में क्या बनता है, टेस्टिस में क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है, शुक्राणु बनता है। तो उसको बनने के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए वो कहाँ रहता है, बॉडी से बाहर रहता है। यही रीजन है कि क्या रहता है, टेस्टिस बाहर इसलिए रहता है क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए, और शुक्राणु बनने के लिए क्या होता है, उसमें से एक प्रॉपर टेम्परेचर थोड़ा कम रहना चाहिए, इसलिए बॉडी से बाहर रहता है। एक विश्व में क्या अपवाद है बच्चों, अपवाद क्या, हाथी, डॉल्फिन और व्हेल जो होता है ना, इसका वृष्ण कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। यानी कि हाथी, डॉल्फिन और व्हेल जो होता है, इसका वृष्ण कहाँ होता है बच्चों, शरीर के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या कहता है ये, वही सेम टू सेम चीज़ है। यानी कि इसका ओवल शेप होगा, अंडाकार होगा, 4 से 5 सेम लंबा होगा, 2 सेम वाइड होगा, 3 सेम मोटा होगा, वजन 12 ग्राम होगा। और इसका एक्सेशन इसका टेम्परेचर कितना, 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि इसमें क्या सुकन बनने के लिए होता है। और एलिफेंट, डॉल्फिन और उसके वेल्स में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, यानी कि ये सब का जो शरीर में क्या होता है, अंदर ही टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं क्या कि क्रिप्टोचाइल्डिज्म। देखो क्रिप्टोचाइल्डिज्म एक रोग है ना, क्रिप्टोचाइल्डिज्म क्या एक रोग है, बीमारी है। वो क्या होता है, जब मेल का स्क्रोटम में है ना, वृषण कोष में जब वृषण नहीं आता है, यानी कि आने में असफल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइल्डिज्म बोलते हैं। और इस रोग का नुकसान यही है कि वो कभी जिंदगी में शुक्राणु नहीं बना पाता है। क्या बच्चों, वो कभी जिंदगी में शुक्राणु नहीं बनाता है। तो उस तरह के बीमारी वाला जो इंसान है, वो क्या होगा, वो हमेशा बांझ होगा, हमेशा क्या होगा, वो बांझ होगा, नॉन फर्टाइल होगा। तो यहाँ थ्योरी में कहा है, वृष्ण कोष, वृष्ण कोष में वृष्ण उदर गुहा से गिरने से असफल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइल्डिज्म। जब वृष्ण गुहा में वृष्ण गिरने से असफल होता है तो क्या बोलते हैं, सोचो, क्रिप्टोचाइल्डिज्म बोलते हैं। और वृष्ण कोष उदर गुहा के साथ पतली नाल के द्वारा जुड़ा रहता है, उसे इंजुनियल नाल कहते हैं। और जिस नलिका के द्वारा यानी कि जिस नलिका के द्वारा बाहर निकलता है, उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, इंजुनियल नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको इंजुनियल नाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला ये चीज़ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। द इफ द टेस्टिस fall from the abdomen cavity, it is called cryptochyldism। ठीक है, the testicles remain connected to the abdomen cavity by a thin cord the cord is inguinal cord। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृष्ण की आंतरिक संरचना। अब हम लोग क्या करेंगे, वृष्ण जो है ना, ये वाला जो वृष्ण था, ये वाला जो वृष्ण था, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन काट के देखेंगे, देखने में हमको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ काटा हुआ मिलता है। देखो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है, ये वाला जो पतला पतला नलिका जो दिख रहा है ना, इस पतला पतली का नलिका हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्रजनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनन नलिका। और वो जिस कंपार्टमेंट में, जिस घर में रहता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परकोष्ठ बोलते हैं। और एक टेस्टिस में कोष्ठ कितना होता है, 250, कितना बच्चों, 250 होता है। ठीक है,
वो कितना होता है 250 से 300 तक होता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि जिसमें जो ये अलग किया हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। और ये जो टेस्टिस जो होता है ना वो भी 3 मसल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो पहला मसल्स का नाम क्या है, यानी कि देखेंगे ट्यूनिका वेजिनलाइसिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलाइसिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद ये जो सारा नलिका जो आपस में जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। जब सारा जो सेमिनिफेस ट्यूबुल आपस में जो मिलेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों, सेमी रेटे टेस्टिस। और आगे जाके जब एक गुच्छा सा बनेगा, इस गुच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, कपट अधिवृष्ण, कपट इपीडिडाइमिस। और उससे थोड़ा सा आगे जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडेमिस। उसके बाद जो एक पतला सा नलिका होगा क्या बोलते हैं, अधिवृष्ण पूंछ, ठीक है। और इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंशिया, ठीक है। तो फिर समझ में आ गया, आपको कुछ दिक्कत हो तो थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनता है। वृषण की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रजनन नलिका। क्या बोलते हैं बच्चों, वृषण की इकाई को शुक्रजनन नलिका बोलते हैं। और शुक्रजनन नलिका शुक्राणु, और यही क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है, ठीक है। चलते हैं उसके बाद अगला क्या कहता है, वृष्ण जालक रेटे टेस्टिस। अभी मैंने फिगर में बताया था वृष्ण जालक रेटे टेस्टिस। तो यहाँ क्या होगा, शुक्रजनन नलिका पतली नली जाल की तरह संरचना में खुलता है, उसे क्या बोलते हैं, वृष्ण जालिका कहते हैं। और वृष्ण जालिका अधिवृष्ण भाग धागा या बाल जैसा नलिका में खुलता है, उसे शुक्रजनन कहते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, 15 से 20 नलिका कुंडलित होती बाहर निकलती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं, वृष्ण जालिका बोलते हैं, ठीक है। अगला है इपिडिडाइमिस। अभी मैंने बताया अधिवृष्ण। तो क्या अधिवृष्ण का निर्माण एक पतली लगभग 5 से 6 मीटर लंबा नलिका के जैसा कुंडलित चपटी कोमा के आकार का होता है, ठीक है। अधिवृष्ण का 3 भाग होता है बच्चों, कितना होता है, अधिवृष्ण का 3 भाग होता है। कितना होता है बच्चों, अधिवृष्ण का 3 भाग होता है। नंबर 1 में क्या बोलेंगे उसको, अधिवृष्ण का कितना भाग होता है बच्चों, 3 भाग होता है। उसको क्या बोलेंगे, हेड, ठीक है। नंबर 2 वाला बोलेंगे पूंछ भाग, नंबर 3 में बॉडी, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मोटा और वृष्ण के ऊपरी भाग को ढका रहता है, और ये अपवाहक से नलिका होती है, ये अधिवृष्ण नलिका में खुलती है। और ये इसमें क्या होता है, पतला नलिका और वृष्ण के निचले भाग में रहता है। और यहाँ क्या रहता है, यह पतला चपटा और अधिवृष्ण का सताव रहता है। तो इसमें हम लोग ओनली इपिडर्मिस का 3 ही भाग को जानना है। नंबर 1 में क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलेंगे। उसके बाद अधिवृष्ण काय बोलेंगे। और नंबर 3 में क्या बोलेंगे हम लोग, पूछ बोलेंगे, ठीक है। तो अधिवृष्ण का कितना भाग, और इसमें से क्वेश्चन जो होता है बच्चों कितना होता है, एक क्वेश्चन आता है, इसका भाग कितना होता है, 3 होता है। नंबर 1 हेड बोलते हैं, टेल बोलते हैं और बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल बॉडी। इपिडर्मिस में कितना भाग बच्चों, 3, हेड टेल बॉडी। याद रखना इसमें से क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि इपिडर्मिस में कितना भाग, 3, हेड टेल और बॉडी, ठीक है बच्चों। चलते उसके बाद अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है, अधिवृष्ण का काम क्या है, ठीक है। तो अधिवृष्ण का काम यह है कि वृष्ण शुक्राणु से यानी कि वृष्ण से शुक्र वाहिना में शुक्राणु के पहुंचाने के लिए मांग करता है। जैसे वृष्ण में जो है ना शुक्राणु बनता है, जैसे ये है ना, ये जो वृष्ण है, इस वृष्ण में जो शुक्राणु बनेगा, इस वृष्ण में जो शुक्राणु बनेगा, तो शुक्राणु जनन का काम कौन करेगा, यही कौन, ये इपिडाइमिस करेगा। अन्य का शुक्राणु जो वृष्ण से शुक्राणु कहाँ लेके जाएगा, शुक्र वाहिका तक। तो कौन लेके जाएगा बच्चों, इपिडाइमिस ही लेके जाएगा। और यह सक्शन के पूरा शुक्राणु को शुद्ध करता है। जब ये जब ये शुक्राणु जब सीमेन बॉडी से बाहर नहीं होता है, तो उसको क्या करता है, वो इकट्ठा रखता है, जमा करके रखता है। और क्या करता है, वो पोषण प्रदान करता है। क्या करता है वो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि शुक्राणु को लेकर पोषण कहाँ मिलता है, खाना पीना कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है बच्चों, अधिवृष्ण में मिलता है। कहाँ मिलता है, अधिवृष्ण में मिलता है। और अधिवृष्ण में यानी कि जो शुक्राणु जो है ना 1 माह तक जमा रहता है। कितना बच्चा, एक क्वेश्चन भी आता है क्या, कि शुक्राणु जो ह्यूमन बॉडी में जो होता है स्टोर कितना तक रहता है, 1 महीना तक रहता है, और अपने आप फिर बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइटफॉल बोलते हैं, ठीक है। और उसी में क्या बोलते हैं, खाना पीना मिलता है, किसमें, यानी कि अधिवृष्ण में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं क्या, इसकी नलिका के कर्मानुचन के कारण शुक्राणु वास्ट डिफरेंस की ओर बढ़ता है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, शुक्राणु अधिवृष्ण से वास्ट डिफरेंस की ओर चलता है, और निषेचन के लिए परिपक्व इसमें भी होता है। और शुक्राणु जो होता है मेच्योर जो होता है, परिपक्व होता है, निषेचन के लिए कहाँ होता है, वही अधिवृष्ण में होता है, ठीक है बच्चों। इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा कि यानी कि अधिवृष्ण का काम क्या है,
तो यानी कि वृष्ण से यानी कि वृष्ण वाहिका तक यानी कि शुक्राणु वाहिका तक शुक्राणु को ले जाना। उसके बाद फिर क्या करता है कि अधिवृष्ण शुक्राणु को इकट्ठा करके रखता है 1 महीना तक और वही खाना-पीना देता है। उसके बाद फिर इसका काम क्या है कि जब शुक्राणु मैच्योर कहाँ होता है, तो अधिवृष्ण में होता है। ठीक है बच्चों? इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, वास डिफरेंस या डक्ट डक्ट डिफरेंस। देखिए ये अधिवृष्ण के पिछले भाग की ओर 40 सेमी लंबा होता है। इसका क्या होता है? लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये अधिक रूप से कुंडलित नलिका में खुलती है और एक होता है अधिक घुमा-घुमादार जालिका होता है। ठीक है? उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इसमें ये कहाँ से खुलता है? सेमिनल डक्ट में। ये नलिका इंजुनियल कैनाल से होकर उदर गुहा तक खुलता है। ये कहाँ जाता है? इंजुनियल कैनाल से होता हुआ उदर गुहा तक जाता है। ठीक है? शुक्रवाहिनी के सिरे पर शुक्राणु की अस्थायी रूप से संघनन कर एम्पुला बनाता है। जब वहीं जो इकट्ठा रहता है क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है? चलते उसके बाद अगला। अगला क्या कह रहा है? सखलन वाहिनी इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि बच्चों सखलन वाहिनी इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ बोलेंगे? सखलन वाहिनी और इजैकुलेटरी डक्ट हम उसको बोलेंगे, अभी हम फिगर में दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे इसमें देखो सफन हम लोग कहाँ बोलेंगे? जैसे यहाँ देखो, यहाँ से सीमेन भी आ रहा है, यहाँ इससे सेबन भी आ रहा है और यूरिन भी आ रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सखलन बोलते हैं। इजैकुलेट ऐसा स्थान, ऐसा स्पेस स्थान जहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट और उसके बाद शुक्राणु ट्रैक्ट आपस में मिलता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि शुक्राणु वाहिनी। तो यानी कि शुक्र वाहिनी अपनी ओर मूत्र वाहिनी के चारों एक 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 फंदा सा बनाकर शुक्राशय की छोटी नलिका से जुड़ जाती है। तो उसको जुड़ने के हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सकलन वाहिनी बोलते हैं। मैंने बताया ना, जहाँ भी शुक्र वाहिनी और मूत्र वाहिनी आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकलन वाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको सकलन वाहिनी बोलते हैं। जहाँ शुक्र वाहिनी और मूत्र वाहिनी आपस में जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सकलन वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सकलन वाहिनी बोलते हैं। और ये लगभग जो है ना 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है लगभग? ये 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसी में क्या होता है? ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और वो कहाँ निकलता है? मूत्र मार्ग में निकल जाता है। फिर वो कहाँ निकलता है बच्चों? मूत्र मार्ग में निकल जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद चलते हैं अगला। अगला क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के कहाँ से कहाँ बच्चों? यानी कि पूरे पेनिस जो होगा, पूरा पेनिस का लंबाई जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है? ये वास्तव में एक पेशीय नलिका है। ये क्या वास्तव में एक पेशीय नलिका है और निकल कर सकन वाली में जब रक्त मिलता है और जनन नलिका तक बनती है। उसके बाद मूत्र यानी कि मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ये लगभग 20 सेंटीमीटर, ये मेल में कितना होता है? लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और फीमेल में जो होता है 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है? ये मेल में कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा और फीमेल में 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इससे क्या होता है? मूत्र पेनिस से जुड़कर शीर्ष पर मूत्र जनन होता है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि से कार्पस ग्रंथि तक बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है? लास्ट टाइम में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है? उसके बाद आता है सीसन। तो देखो बच्चों, इतना भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इतनी सी भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस का रूट बोलते हैं। और एक आता है बॉडी के अंदर होता है और इतनी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉडी बोलते हैं। ठीक है? और इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ग्लैंड पेनिस। और इसी के ऊपर जो स्किन जो रहता है ऐसे करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफ्यूज स्किन। और इसी को हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? उसको खतना बोलते हैं, जो कहता है ये इस्लाम धर्म होता है, मुस्लिम लोग करता है। ठीक है? तो यहाँ देखो बच्चों, इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं बॉडी को। और एक नेक क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं। और एक ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ठीक है? एक फोर स्किन जो 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 पेनिस के अंदर जो स्किन रहता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरेस्किन बोलते हैं। और उसको जो ग्लैंड पेनिस का क्या क्या कोरोना बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, जैसे मीटस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, जब बच्चों यानी कि मेल क्या होता है कि जब कोई नर जो जवानी में क्या करता है, जब उसको अधिक मास्टरबेट करता है ना, तो ये ढीला पड़ जाता है। जब ये ढीला पड़ने से क्या होता है, वो कभी और ठीक नहीं होता है। कितना भी दवाई खा ले, कितना भी कुछ कर ले, वो ठीक नहीं होता है, नेचुरली होता ही नहीं है। तो ज़्यादा मास्टरबेट करने से क्या होता है, ये लूज हो जाता है। लूज होने से जल्दी इरेक्शन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये उड़ान कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो पेनिस सीसन, यहाँ क्या कर रहा है, सीसन पुरुष में पाए जाने वाला, सीसन पुरुष में पाए जाने वाला बेलनाकार एवं उत्थान इरेक्टाइल मैथुन अंग है। सीसन क्या है, मेल का एक पुरुष में पाए जाने वाला बेलनाकार और उठान अंग है। और उसका काम क्या है, मैथुन कॉपुलेशन। ठीक है, और ये वृषण कोष के बीच उदर गुहा से लटका रहता है और ये त्वचा से ढका रहता है। इसका भी 3 भाग है, अभी मैंने बताया। एक क्या क्या होगा बच्चों, रूट, इसको क्या बोलते हैं, इतने को रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और सीजन का इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन का बोलते हैं। और ये ग्लैंड पेनिस क्या बोलते हैं, यहाँ बोला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेशन की संरचना। अगर सेशन को अगर हम लोग काट के देखेंगे तो हम लोग इतना ऐसा ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ अगर सेशन को अगर हम लोग ऊपर से काट करके देखेंगे अंदर से, तो पहले सेशन के ऊपर ये वाला भाग जो है कि चपटा मिलेगा, ये क्या चपटा मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, गोल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, चपटा मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, गोल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो खाली वाला भाग है, इस खाली का नाम क्या, यूरेथ्रा नाम है। और इसका नाम क्या, कॉर्पस स्पोंजियम। ये जो मसल्स है उसका नाम क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। उसका नाम क्या है, अधरशिरा। उसके बाद क्या बोलते हो, इसके बीच में जो पट्टी जो होता है ना, इसके बोलते हैं मध्य पट्टी बोलते हैं। और इधर इतने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉवर्नेसा। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस कॉवर्नेसा। और यहाँ जो है ना 3 होता है, यानी कि डर्मिस होता है, त्वचा स्किन से घिरा रहता है उसको। और ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉवर्नोसा। यही कॉर्पस कॉवर्नोसा ही अधिक मास्टरबेट करने से, अधिक शोषण करने से उसमें क्या होता है, ये लूज हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। और बाद में क्या होता है, इरेक्टाइल नहीं होता है, खरा नहीं होता है। ठीक है, जो ज़्यादा मास्टरबेट करता है, ये पेनिस क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ये नर्व भरा नहीं होता है। ठीक है, और एक क्यों होता है, क्योंकि ये बीच बीच में जो देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, यानी कि ब्लड वेसल जाता है, यानी कि रक्त वहीं रहता है। उसमें क्या होता है, अचानक क्योंकि उसमें डिस्फंक्शन हो जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर से नहीं बनता है, इसलिए खरा नहीं होता है। ठीक है, शीशन की संरचना। शीशन पर बाहरी पतलन आवरण होता है, और इसके भीतर पेशीय तंतु में संयुक्त होता है, जो स्पंजी आकुचक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें 2 पट्टी शीशन की पार्श्व दीवार में पृष्ठ तल में स्थित होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कोवर्नोसा बोलते हैं। जो नीचे की ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉर्पोरा कोवर्नोसा बोलते हैं। और सीसन के अधर तल में जो पट्टी कॉर्पस होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंडियोसम बोलते हैं। उसके बाद प्रत्येक आकुंचन पट्टी के नलिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, जो क्या होता है, थोड़ा मोटा उत्तक होता है। दोनों कॉर्पस कोवर्नोसा बीच में संयोजी उत्तक का सीसन पट क्या बोलते हैं, पेनिस सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेनिस सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाला है। जो इंग्लिश मीडियम है तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है उसको नोट कर लीजिएगा। उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैंने अभी इतना कंप्लीट कराया पढ़ाया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में बताइए, बताइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।